Hello and Namaste, मैं प्रियंका सिंह and welcome to Law Gurukul. In PYQ series, today we will continue with the Constitution Law. आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर यूजीसी, नेट, जुडिशियरी, यूपीएससी या फिर क्लैट. If Constitution Law is one of your subject, then you should watch the video. Because the more MCQ you will solve, the more clarity you will get about the concept, about the chapters. So in today's video, we are going to solve the previous year question papers of June UGC NET 2023 of Constitution Law. So let's start. Under Article 15 of the Constitution of India, special provision can be made about. Article 15 के अकॉर्डिंग स्पेशल प्रोविजन किन कैटेगरीज के लिए बनाया जा सकता है. Out of these 5 options, you have to choose the correct combinations. Women and children, scheduled tribes, economically weaker sections, socially backward classes, and linguistic minorities. So here the correct answer is option 3, that is A, B, C and D only. That is women and children, scheduled tribes, economically weaker sections and socially backward class. Article 15 में there is no provisions regarding the linguistic minorities. आर्टिकल 15 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है. आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की. सी व्हाट्स रिटन अंडर आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 सेज that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of the religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Nothing in this article shall prevent the state from making special provision regarding women and children. अब सबसे पहले तो आर्टिकल 15 बात करता है कि किन किन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. अगर मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात करूं कि आर्टिकल 15 से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द क्लॉज जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आर्टिकल 15 में जो हम डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करें वो किन किन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हम रोक सकते हैं. तो यू विल हैव टू रिमेंबर द ग्राउंड्स आल्सो, दैट इज द रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. ओके, ये 5 ग्राउंड्स भी आपको याद रखने चाहिए. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरीज की कि किन किन कैटेगरीज को स्पेशल प्रोटेक्शन देने की बात कही गई है अंडर आर्टिकल 15. तो सबसे पहले है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्लॉज 4 बात करता है द स्टेट शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजंस और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सेकेंड कैटेगरी में आर्टिकल 15 जो है वो सोशली और एजुकेशनली जो भी बैकवर्ड क्लास पीपल है, साथ ही साथ जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है फॉर देयर बेटर एडवांसमेंट. नेक्स्ट आर्टिकल 15 में देयर इज प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजंस. फर्दर इसमें ईडब्ल्यूएस को भी अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन है, जो स्पेशल प्रोविजन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी होना चाहिए. तो ये 4 कैटेगरीज के लोगों के लिए आर्टिकल 15 के अंदर जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो अवेलेबल होता है. Now let's see what other kind of questions can be framed from Article 15. See, हमारा इस वीडियो के थ्रू ये सिर्फ मोटिव नहीं है कि हम सिर्फ जून के ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें. आई जस्ट वांट कि इस वीडियो के थ्रू, इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के थ्रू आपका जो उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. जैसे हम इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो जो प्रीवियस ईयर में और जितने भी प्रीवियस ईयर में आर्टिकल 15 से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी इसमें सारे कवर होते जाएंगे. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 15 के बेसिक प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बुक में, बेयर एक्ट में लिखा है वो हमने पढ़ लिया. अब उसी के बेसिस पर जो अदर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं. What does Article 15 of the Indian Constitution state about the state's responsibility towards citizen? चीजों को इंटरप्रेट किस तरह से किया जाता है. किसी भी एग्जाम का मेन पर्पस यही होता है कि आपने आर्टिकल में क्या लिखा है वो तो पढ़ लिया, अब आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करोगे, यही इसी का सारा खेल होता है. अगर आपने सही तरीके से इसको समझ लिया, रीड बिटवीन द लाइंस, क्योंकि बुक पढ़ के तो वैसे आर्टिकल पढ़ के कोई भी समझ जाएगा कि आर्टिकल 15 जो वो डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करता है, बट इसके जो इन लाइंस के बिटवीन का जो पॉइंट है उसको समझना जरूरी है. तो व्हाट इज आर्टिकल 15 स्टेट अबाउट द स्टेट रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स द सिटीजंस. आर्टिकल 15 में स्टेट की किस टाइप की रिस्पांसिबिलिटीज है सिटीजंस के लिए.
द स्टेट शैल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सर्टेन सिटीजन्स। आर्टिकल 15 में स्टेट पर ये ड्यूटी दी गई है कि वो कुछ सिटीजन्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करे। ऑप्शन बी, द स्टेट शैल प्रोवाइड स्पेशल प्रिविलेजेस टू सर्टेन सिटीजन्स। आर्टिकल 15 के थ्रू स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कुछ सिटीजन्स को वो स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रिविलेज जो है वो प्रोवाइड करवाए। फर्दर ऑप्शन सी कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करता है ऑन दीज ग्राउंड्स। या फिर ऑप्शन डी, द स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन्स। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये सभी आंसर्स करेक्ट है, बट हमें डायरेक्टली पूछा गया कि आर्टिकल 15 में स्टेट पर किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज की गई है। तो आर्टिकल 15 क्लियरली कहता है ये डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करता है। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, which of the following is not a fundamental right protected by article 15 of the Indian Constitution? अभी देखिए, वैसे तो आर्टिकल 15 कंप्लीटली इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन आर्टिकल 15 के प्रोविजंस को रीड करके आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करोगे और इसका आंसर आप बता सकते हो कि आर्टिकल 15 में किस टाइप के फंडामेंटल फ्रीडम की बात नहीं कही गई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड by Article 15? Right to equality, right to freedom of speech, right to freedom of religion and right against discrimination. अगर आर्टिकल 15 के जिस्ट की हम बात करें तो आर्टिकल 15 जो है वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है, क्योंकि वो जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात कर रहा है फॉर द वुमेन, चिल्ड्रेन, SC, STs, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और फिर जो सोशली बैकवर्ड पीपल है उनके लिए, इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इक्वालिटी मेंटेन होगी। तो यस, आर्टिकल 15 जो है वो राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करता है। आर्टिकल 15 कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स, रिलीजियन। तो अल्टीमेटली आर्टिकल 15 जो है वो कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजियन भी दे रहा है। एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये तो आर्टिकल 15 का सोल ही है कि आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को टोटली प्रोहिबिट करता है। बट आर्टिकल 15 में कहीं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं लिखा गया है ना। सो आर्टिकल 15 जो है वो इनमें से राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को तो प्रोटेक्ट करता है, बट आर्टिकल 15 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले फंडामेंटल राइट को प्रमोट या फिर प्रोटेक्ट नहीं करता है। अब कमेंट बॉक्स में आप बताना कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 15 का स्कोप क्या है? इट अप्लाइज टू सिटीजन्स ओनली, इट अप्लाइज टू द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, it applies to the citizens and the state, and it applies to the citizens, the state and non-citizens also. अगर आप ध्यान से आपने आर्टिकल को पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है that the state shall not discriminate any citizen on the basis of this. ठीक है, तो ये ड्यूटी किस पर अप्लाई हो रही है? तो आर्टिकल में क्लियरली लिखा है the duty applies to the citizens only. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को याद रखेंगे। इसमें से बहुत अलग अलग एग्जाम्पल में इस टाइप के जो क्वेश्चन है आर्टिकल 15 से वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 15 एंड 16? ये दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करता है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में उनके प्रमोशन की बात करता है। इन दोनों में बेसिक रिलेशन क्या है? तो आर्टिकल 15 इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 जो है वो 16 का कंटिन्यूएशन है, या फिर आर्टिकल 16 जो है वो 15 का कंटिन्यूएशन, यानी कि दोनों ही आर्टिकल जो वो एक दूसरे को कंटिन्यू आगे करा रहे हैं, जो राइट्स है उनको कंटिन्यू बढ़वा रहे हैं आगे। ऑप्शन सी, बोथ आर्टिकल्स डील विद द सिमिलर इश्यूज बट हैव डिफरेंट प्रोविजंस, या फिर ऑप्शन डी, बोथ आर्टिकल्स आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। तो पहले तो ये गलत हो गया, अनरिलेटेड तो है नहीं, क्योंकि दोनों ही जो ही है वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दोनों आर्टिकल सिमिलर हैं बिकॉज दोनों जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर रहे हैं पहला, लेकिन दोनों का जो प्रोविजन है वो डिफरेंट। आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, और आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की। तो दोनों का मोटिव सेम है, दोनों सिमिलर है, बट दोनों के जो प्रोविजन है वो डिफरेंट है। सो हियर द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आर्टिकल 15 में फर्दर द इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए, वो है अमेंडमेंट्स।
वैसे तो अमेंडमेंट्स पूरे ही सभी अमेंडमेंट्स जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम जस्ट आर्टिकल 15 में कब कब कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए उसको भी एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 15 में सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था, द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 15 के में क्लॉज 4 ऐड किया गया इन द ईयर 1951। ये एग्जाम में कई बार अलग अलग फॉर्म से पूछा भी जाता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 15 में हुआ था, 16 में हुआ था, 17 में हुआ था, इस तरह से। तो आपको बताना है कि जो पहला अमेंडमेंट हुआ था वो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में हुआ था, क्लॉज भी याद रखना है। ओके, क्या प्रोविजन ऐड हुआ था, क्या अमेंडमेंट हुआ था इसमें? द special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens and for the scheduled caste and scheduled tribes. The amendment was introduced in order to enable the government to make special provisions for backward classes. ये amendment add किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(4) के थ्रू, जिसके लिए जो बैकवर्ड क्लासेस है सोसाइटीज में उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट बनाए। Next amendment was done, that was the 93rd amendment 2005. इसमें clause 5 ऐड किया गया, जिसमें ये कहा गया that it should not prevent the government from making any legal provisions to improve the lives of the socially and educationally backward class citizens as well as the scheduled caste and scheduled tribe. तो 93rd amendment हुआ था article 15 clause 5। The constitutionality of this amendment was challenged in the Ashok Kumar Thakur case. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा that ये स्टेट पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि स्टेट मेंटेन इंस्टीट्यूशंस में या फिर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है इनमें स्पेशल प्रोविजन बनाया जाए फॉर दीज कैटेगरीज ऑफ पर्सन। दीज कैटेगरीज यानी एसपी एसटी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पीपल है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी फॉर देयर बेटर एडवांसमेंट। इसलिए ये अमेंडमेंट जो है 93rd अमेंडमेंट 2005 में ये क्लॉज ऐड किया गया। इट वाज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट द बैकवर्ड क्लासेस falling under the creamy layer would not benefit under the amendment and the state was directed to remove the creamy layer backward classes from the ambit of article 15(5). मेजर अमेंडमेंट आर्टिकल 15 में यही हुआ था कि इसमें हम प्रोटेक्शन की तो बात कर रहे हैं, वो तो वीकर सेक्शन, लेकिन इसमें ये क्रीमी लेयर इस वर्ड टर्म को ऐड कर दिया गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस पीपल है उनमें से क्रीमी लेयर यानी कि जो और सब कैटेगराइजेशन जिसे हम कह सकते हैं कि उस ग्रुप में जो भी लेस एडवांटेज्ड पीपल हैं एग्जैक्टली उनको ही प्रोटेक्शन या उनके ही इंप्रूवमेंट की जो बात है उनके लिए ही प्रोविजन बनाना चाहिए। क्रीमी लेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, क्योंकि अभी तक जो हमारा प्रोविजन चल रहा है वो सिर्फ ओबीसी में ही क्रीमी लेयर को प्रोविजन दिया जा रहा है कि ओबीसी कैटेगरी में जो भी थोड़े से एडवांस पीपल हैं, जो थोड़े से वेल एस्टैब्लिश्ड पीपल हैं, जो कम प्रिविलेज्ड नहीं है, उनके लिए ही स्पेशल कैटेगरी है इन ओबीसी। बट अभी जो डिस्प्यूट है वो चल रहा है फॉर द क्रीमी लेयर इन एससी एसटी कैटेगरीज ऑल्सो, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे पीपल हैं जिनको रिजर्वेशन के थ्रू एससी एसटी कैटेगरीज के थ्रू रिजर्वेशन के थ्रू वो बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में उतने बैकवर्ड नहीं रह गए। तो मेन मोटिव अब यही है कि एससी एसटी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर वाले प्रोविजन को लाना चाहिए कि उस कैटेगरी में जो पीपल एडवांस्ड हो चुके हैं, जो उतने बैकवर्ड नहीं है, उनको सेपरेट कर दिया जाए, उनमें भी क्रीमी लेयर बना दिया जाए सो दैट जो एक्चुअली में डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, जो डिजर्विंग पीपल है, उनको ही स्पेशल प्रोविजंस का फायदा मिल सके। तो क्रीमी लेयर के या फिर सब कैटेगराइजेशन जिसे हम कहते हैं, इससे रिलेटेड ओबीसी में भी और एसटी एसटी में भी जितने भी केस लॉज हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना है, रीड आउट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, क्योंकि ये रिसेंट का टॉपिक चल रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि किसी भी एग्जाम में क्या होता है, जो रिसेंट सोसाइटी में चल रहा है ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, क्रीमी लेयर वाला पोर्शन फॉर ओबीसी एज वेल एज फॉर एससी एंड एसटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आर्टिकल 15 में हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 2019, जिसे हम 103rd अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं। इसमें आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड किया गया, जिसमें एक एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड की गई, दैट वाज द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एससी एसटी और ओबीसी के अलावा एक नई कैटेगरी ऐड की गई, ईडब्ल्यूएस।
जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी 10% का रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 15 के थ्रू उसमें ऐड किया गया। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 वाज एडेड इन 2019 103rd अमेंडमेंट। तो टोटल 3 अमेंडमेंट हो गए आर्टिकल 15 में। इन तीनों अमेंडमेंट को ईयर के साथ और मेजर क्या चेंज हुआ था इन अमेंडमेंट्स के थ्रू वो आपको याद रखना चाहिए। Next question, which of the following is the provisions made by the states to give effect to the prohibition of discrimination under Article 15 of the Indian Constitution? Indian Constitution में Article 15 जो है वो किस स्टेट को किस टाइप की प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के लिए प्रमोट करता है, किस टाइप का प्रोहिबिशन ये इफेक्ट करता है? Reservation of seats in education institution for certain groups, prohibition of certain practices, positive discrimination या फिर all of the above. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ऑप्शंस को देखेंगे। आर्टिकल 15 से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे या फिर आर्टिकल 15 से जितने भी क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं और उसमें रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। सो उनको एनालाइज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं इसका आंसर बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। Okay, so pause the video, read the question carefully, read the options carefully and write the correct answer in the comment box. Moving on to the next question of June 2023. In which case the principle of prospective overruling was laid down? कौन से केस में principle of prospective overruling बताई गई है? SP गुप्ता केस, IC गोलकनाथ, सुनील बत्रा या फिर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? So here the correct answer is IC गोलकनाथ versus State of Punjab. सबसे पहले हम इस प्रिंसिपल को, इस डॉक्ट्रिन को समझेंगे। The doctrine of prospective overruling का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम से लिया गया है। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया? ये अमेरिकन जुडिक्शन जुडिशियल सिस्टम से आया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब होता है कि जस्टिस जो भी डिसीजन दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर केस में उसका जो इफेक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। उस डिसीजन का इफेक्ट जो है वो पास्ट के केस पे, पास्ट के सिचुएशंस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जस्ट और यही चीज सबसे पहले बताई गई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और ये प्रोविजन दिया था जस्टिस के सुब्बा राव ने। हो सके तो जस्टिस का नाम भी याद रखेंगे तो बेटर होगा। तो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग क्या करता है कि ये जो जजमेंट है या जो प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर केसेस और ये किसी भी टाइप के पास्ट डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करता है। प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस जो है रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन जो है वो बेसिकली अप्लाई होता है इन द लेजिस्लेशन केस। जो भी लेजिस्लेशंस है उनके लिए ये केस एप्लीकेबल, ये जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई होता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है रेट्रो, है ना, नाम से समझ इसको ऐसे रिलेट करोगे आप, रेट्रो यानी कि पास्ट, पुराने गाने रेट्रो सॉन्ग हम कहते हैं ना। तो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस क्या कहता है कि जो भी हम डिसीजंस अभी दे रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द पास्ट ऑल्सो, यानी कि जो डिसीजंस हमने पहले दे चुके हैं अभी के डिसीजन से हमारा पास्ट डिसीजंस भी इसमें इफेक्ट होता है और प्रीवियस के डिसीजंस को भी फिर से इसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस। जो डिसीजंस हम अभी दे रहे हैं उससे जो प्रीवियस डिसीजंस अफेक्ट हुए हैं, जो प्रीवियस में जो भी जजमेंट दिए गए हैं उनको भी चेंज किया जा सकता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो पास्ट डिसीजंस को भी अफेक्ट करता है, लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है, वो सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर डिसीजंस को अफेक्ट करता है, उनका पास्ट के डिसीजंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिफरेंशिएटली याद रखना है। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए है एंड रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन यानी रेट्रोस्पेक्टिव जो भी डिसीजंस का हम अगर ऑपरेशन कह रहे, कोई जो लेजिस्लेशंस है, सपोज कोई लेजिस्लेशन इनैक्ट हुआ, ठीक है, इफ अ स्टेट लेजिस्लेचर पासेस एन एक्ट सब्जेक्ट which fails outside its competence and within the competence of the parliament, ठीक है। सपोज स्टेट ने कोई एक एक्ट लेजिस्लेशन इनैक्ट किया लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो है स्टेट ने गलती करी, ये पार्लियामेंट के कॉम्पिटेंसी लेवल पर आता है। फिर पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट उस टॉपिक पर जो लेजिस्लेशन बनाएगी
उसका इफेक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि स्टेट एक्ट जो है वो कंप्लीटली इनवैलिड हो जाएगा, वो कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा और स्टेट एक्ट के बेसिस पर जो भी डिसीजन पास्ट में दिए गए होंगे उनको नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा और पार्लियामेंट ने जो न्यू लेजिस्लेशन पास किया है उसके ही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द पास्ट डिसीजंस आल्सो। कंसेप्ट क्लियर है? फॉर प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग एंड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज क्रेडिटेड टू। अब अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी देखने को मिलता है। तो ये थ्योरी कहां से क्रेडिट हुई थी? एरिस्टोटल, लॉक, मॉन्टेस्क्यू या फिर केल्सन। सो द थ्योरी इज क्रेडिटेड टू मॉन्टेस्क्यू। सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे ट्रायस पॉलिटिका भी कहते हैं, इसको चार्ल्स डे मॉन्टेस्क्यू ने रेफर किया था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज एक्सेप्टेड बाय ग्रीस और उनके रोमन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रोमन रिपब्लिक में इस टर्म को ऐड किया गया था। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को बनाया था, सबसे पहले इस टर्म को एक्सप्लेन किया था इन हिज बुक स्पिरिट डेस लॉइस published in 1747, जिसे कहते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जाते हैं, आइदर इन द वे ऑफ मैच द कॉलम और एनी वे, या फिर जैसे ही इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल वाले कि कौन सा मैच जो है वो करेक्ट है, तो आपको इन कॉम्बिनेशन के थ्रू बताना होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 एंड 36। आर्टिकल 32 एंड 226 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज के बारे में बताया गया है। अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 132 एंड 132 टू 135। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अंडर कौन कौन से आर्टिकल में? अपील टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 139, 139A, ट्रांसफर ऑफ केसेस 139B, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 143। तो आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आपके करेक्ट हैं? So here the correct answer is option 2, A, B and E. एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज आर्टिकल 32 226 रिट में बताई गई है, करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील हम कर सकते हैं वो बताया गया है आर्टिकल 132 से 135 में, करेक्ट है। और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बताया गया है 143 में। 139 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इशू सर्टेन रिट्स एंड 139A बात करता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस की। ठीक है, तो ये दीज आर सम आर्टिकल्स, मैंने इसके पहले भी बताया है लास्ट वाले वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 था। ये कौन कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट आर्टिकल जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस इंपॉर्टेंट है, 139 में कई बार पूछा गया है। फिर हमारा है आर्टिकल 222, ठीक है। फिर उधर के हमारे आर्टिकल 40, 41, 42, 44, ये सारे आर्टिकल जो है उनसे डायरेक्टली इसी तरह से मैच द कॉलम के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोविजन कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो इनको अच्छे से याद रखना है। Moving on to the next question, which of the following select combination of words from the preamble of the Constitution of India is in correct order? Exactly सही order आपको बताना है। Fraternity assuring the integrity, fraternity assuring the dignity, fraternity assuring the unity या फिर fraternity assuring the unity and integrity. So here the correct answer is fraternity assuring the dignity. Again preamble, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट या फिर अब लॉ स्टूडेंट नहीं भी है तो भी, इसके पहले भी मैंने बोला है प्रियम्बल आपको वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट याद होना चाहिए, एक एक वर्ड, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं प्रियम्बल से कई बार, जिनमें आपको वर्ड को एग्जैक्टली सिस्टेमेटिक तरीके से अरेंज करना होता है जैसे कि हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है। तो ये पूरा प्रियम्बल वर्ड टू वर्ड आपको एज इट इज जस्ट रट्टा मार के याद कर लेना है कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा है। जैसे कई बार इसमें ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला जो हमारा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इनको आपको कहा जाएगा कि सही सीक्वेंस में सजाओ कि पहले सॉवरेन है, पहले सोशलिस्ट है, पहले सेक्युलर है, इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड प्रियम्बल को याद रखना है। सेकेंडली इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप के जस्टिस की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। किस टाइप के लिबर्टी की बात की गई है, तो थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इस लिबर्टी की बात की गई है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है।
फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये हमारा क्वेश्चन था कि पहले डिग्निटी है उसके बाद यूनिटी और इंटेग्रिटी आती है, ठीक है। फर्दर इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको सीक्वेंस में सजाइए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 वर्ड्स आपको दे दिया जाएगा। फिर आपको बताना होगा प्रिएम्बल में ये किस ऑर्डर में आते हैं, पहले जस्टिस आता है, पहले लिबर्टी आता है, पहले इक्वालिटी आता है, फिर पहले फ्रेटर्निटी आता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रिएम्बल को एज इट इज वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना चाहिए। Moving on to the next question, by which writ the decision of the highest tribunal of a state can be revised? Writ again is a very important topic for your exam. बहुत easy concept है। writ से related videos जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उतना आप पढ़ लोगे ना तो फिर आपको रिट में और कुछ भी देखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है रिट का और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं रिट से रिलेटेड एग्जाम में। तो 1-2 वीडियो देख लो और रिट के आपके 2 क्वेश्चन तो होते ही है, तो आपका 4 मार्क्स तो वैसे ही सिक्योर हो गया। So by which writ the decision of the highest tribunal of a state can be revised? कौन से रिट के थ्रू जो हाई कोर्ट जो ट्राइब्यूनल्स है उनके डिसीजंस को वापस से रिवाइज किया जाता है? रिट ऑफ सर्शियरी। एक बार डिसीजन दे दिया गया है उसके बाद जब उसको रीओपन करवा रहे हैं दैट इज रिट ऑफ सर्शियरी। नेक्स्ट अगेन ये हमारा आर्टिकल वाला क्वेश्चन आ गया। कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है यहाँ पर वो करेक्ट है। फॉर स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर इज इन आर्टिकल 176। फॉर स्टेट लेजिस्लेचर the constitutional provisions for oath and affirmation of members 109. For state legislature the special procedure in respect of money bill 198. For state legislature provisions as to the introduction and passing of bill is given under article 196 and 190. इनमें से अगर 1-2 आर्टिकल भी आपको याद है तो आप थोड़ा सा गेस वर्क करके इसको आंसर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में द करेक्ट आंसर इज A, C and D. A, C and D ये कॉम्बिनेशन जो है दैट इज करेक्ट। These are some articles जो इस तरह से आपको याद रखने हैं। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर जो है वो आर्टिकल 188 में बताया गया है। वोटिंग इन हाउसेस, वैकेंसीज और कोरम की बात की गई आर्टिकल 189 में। 190 वेकेशन ऑफ सीट्स है। 191 डिस्क्वालिफिकेशन। 192 डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। 196 introduction and passing of bill। 198 special procedure in respect of money bills। मनी बिल्स देखिए दोनों में, ये हमारे यूनियन वाले कैटेगरी में भी आता है, यूनियन लेजिस्लेशन में भी है और स्टेट लेजिस्लेशन में भी है। तो मनी बिल से रिलेटेड आपको दोनों ही प्रोविजन याद रखने होंगे, यूनियन लेजिस्लेशन के भी और स्टेट लेजिस्लेचर के भी, और साथ ही इसके आर्टिकल्स भी। 199 डिफाइन करता है मनी बिल को, इंपॉर्टेंट है। एसेट बिल को दिया जाता है अंडर आर्टिकल 100 एंड स्पेशल प्रोविजन एज टू द फाइनेंशियल बिल 207। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ मनी बिल ही नहीं, मनी बिल अलग होता है, फाइनेंशियल बिल अलग होता है। तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों से रिलेटेड प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब जून 2023 में कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल 15 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट पूछे गए हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन सेपरेटली एक पैसेज के थ्रू पूछा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, पूरे पेपर का एक मेजर एरिया कवर करता है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पर अच्छे से ध्यान दे लो तो आपके 20-30 मार्क्स जो है वो इजीली सिक्योर हो जाते हैं। तो दीज वेयर सम क्वेश्चंस ऑफ जून 2023। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव और अच्छी होगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो।